अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है अगस्त की 17 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका की जानिब से मुफ़ाहिमत की याददाश्त की मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद इस मुआहदे में तय की गई 60 रोज़ा मुद्दत की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। उनके मुताबिक 17 जून को तय पाने वाली मुफ़ाहिमत की मुद्दत आज ख़त्म हो गई, ताहम तेहरान किसी दबाव, अल्टीमेटम या मुकर्ररा डेडलाइन के तहत अपनी पॉलिसी तश्कील नहीं देता। बक़ाई के मुताबिक याददाश्त में पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए 60 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई थी, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर तोसी भी मुमकिन थी। ताहम उनका कहना है कि अमरीका ने मुआहदे पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही उसकी संगीन खिलाफ वर्जी की, जिसके बाइस मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। सिपाही पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जवानी ने कहा है कि ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली को नई ज़्यादा से ज़्यादा डेटरेंस पॉलिसी के तहत मज़ीद जारहाना अंदाज में तब्दील करने के लिए तैयार है। उनके बयान से ज़ाहिर होता है कि तेहरान मुमकिना फ़ौजी ख़तरात के मुकाबले में अपनी दिफाई पोजीशन मज़ीद मजबूत करने का इरादा रखता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया है कि वो किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल न करे। ट्रंप ने जनूबी कोरिया के साथ होने वाली सालाना फ़ौजी मशक़ों में कमी की भी हिदायत दी है और दावा किया है कि सोल ने ईरान के जौहरी तख़फ़ीफ़ के अमल में शामिल होने से इनकार किया है। हमास ने बोर्ड ऑफ पीस से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को गज़ा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर करे। ये मुतालबा हमास के सियासी सरबरा खलील अल हय्या की क़यादत में एक वफ़द की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मिस्र के इलाके अल अलमीन में मुलाकात के बाद सामने आया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा में ईरानी उमूर के दफ्तर के साबिक़ कायम मकाम डायरेक्टर जोई हुड ने खबरदार किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा खामोशी ज़्यादा देर बरकरार रहने का इम्कान नहीं है। उनके मुताबिक दोनों फरीक दोबारा मुसल्लह हो रहे हैं और मुमकिना आइंदा सूरत हाल के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। हुड ने जून की मुफाहमत को नाकाम करार देते हुए कहा कि मुआहिदा मुनासिब अंदाज में तहरीर नहीं किया गया था और इसमें ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ और लबनान के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ अपनी खुद मुख्तारी की तशरीह करने की गुंजाइश मिल गई। उनके मुताबिक अगर अमरीकी पेशावर सिफारतकार मुज़ाकरात में शामिल होते तो मुफाहमत की दस्तावेज़ इस अंदाज में तैयार न की जाती। हुड का कहना है कि फ़िलहाल न तो मौजूदा मुफाहमत को बहाल करने और न ही किसी नए मुआहदे तक पहुँचने के वाज़े आसार दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हैं। जोई हुड ने ईरान की जानिब से आबनाए हॉर्मुज़ पर खुद मुख्तारी के दावे को दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी रुकावट करार दिया। उनके मुताबिक अगर ईरान बहरी जहाज़ों को आबनाए हॉर्मुज़ से दोबारा आज़ादाना गुजरने की इजाज़त देता है तो सदर ट्रंप मुमकिना तौर पर बहरी नाकाबंदी और तेल से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ ख़त्म कर सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान के पाकिस्तान और कतर के साथ मुसलसल राब्ते जारी हैं। उनके मुताबिक दोनों ममालिक ईरान और दीगर फरीकों के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस मौजूद नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान की साबित कदमी ने उसके दुश्मनों के अंदाज़ों और मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपनी पॉलिसियों का दिफा जारी रखा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ओमान के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। उनके मुताबिक दोनों फरीक आबनाए हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त
یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ بقائی نے آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کی ذمہ داری امریکہ کے غیر قانونی اقدامات پر عائد کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت وقار، خود اعتمادی اور طاقت کے ساتھ طے کی ہے۔ ان کے مطابق اس عمل میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پزشکیان نے کہا کہ ایران نے حالیہ معاہدے کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا اور اپنے دشمنوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ان کے مطابق مفاہمت کی یادداشت ماہرین کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کے بعد تیار کی گئی تھی۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر 17 جون کو دستخط ہوئے تھے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس یادداشت میں طے کی گئی 60 روزہ مدت آج ختم ہو رہی ہے، تاہم ایران اس ڈیڈ لائن کی قانونی حیثیت سے اختلاف کر رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں امریکی ثالثی سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 1265 فلسطینی جاں بحق اور 4198 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 73,399 افراد جاں بحق اور 1,74,310 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارٹی نے کبھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، تاہم حکومت یا دیگر طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اب تک کوئی نئی باضابطہ پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی گفتگو سے اندیہ ملا ہے کہ حکومت کی جانب سے پارٹی کو ایک پیغام موصول ہوا ہے۔ پیغام میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف خود شریک ہو کر پارٹی کے تحفظات سن سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کی صحت اور جیل میں ملاقاتوں سے متعلق 2 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق متعدد سرکاری ڈاکٹرز عمران خان کا طبی معائنہ کرتے ہیں، جبکہ ماہر امراض چشم بھی ان کی آنکھ کا علاج کر چکے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ میں ملاقاتوں کے دوران میڈیا سے گفتگو کے معاملے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ میں یقین دہانی کرائی تھی کہ ملاقات کے بعد جیل احاطے میں میڈیا سے گفتگو نہیں کی جائے گی، تاہم عدالتی حکم کے باوجود میڈیا ٹاک کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جیل میں ہونے والی بعض ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، خارجہ پالیسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف عوامی جذبات ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ، جس کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کر رہے ہیں، عمران خان کی صحت اور جیل ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت کل کرے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی اتحادی علاقائی جماعتوں سے وابستہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے الزام عائد کیا ہے کہ چین نے بھارتی فوج کو بعض اہم گشتی مقامات تک رسائی سے روک دیا ہے اور ریاست اروناچل پردیش میں کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تازہ الزامات شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کے دور افتادہ ضلع اپر سبانسمیر سے متعلق ہیں۔ ان انکشافات نے نئی دہلی میں سیاسی بحث کو مزید تیز کر دیا ہے، جہاں اپوزیشن پہلے ہی مودی حکومت کو چین کی جانب سے مبینہ سرحدی تجاوزات پر خاموشی اختیار کرنے پر
तनकीद का निशाना बनाती रही है। भारतीय रियासत बिहार के जिले लखीसराय में वाक़ अशोक धाम मंदिर में मजहबी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से कम अज़ कम 8 ख़वातीन हलाक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया और पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मंदिर के अहाते में बिजली का खंभा और तारें गिर गईं। बिजली का करंट लगने के खदशे के बायस इबादत गुजारों में खौफ व हिरास फैल गया और लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में शदीद भगदड़ मच गई। सीनियर पुलिस अफसर सोम कुमार के मुताबिक इब्तदाई मालूमात में बिजली का खंभा गिरने और करंट लगने की अफवाह या वाक़े को भगदड़ की मुमकिन वजह करार दिया गया है। ताहम हादसे की हतमी वजह मुकम्मल तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। दूसरी जानिब बिहार की सियासत में बीजेपी को एक गैर मुतवक्के इंतखाबी धचका लगा है। बंकीपुर के इलाके में जो तकरीबन 3 दहाइयों से बीजेपी के ज़ेर असर था, नौखेज़ जन सूरज पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। इस जमात की क़यादत साबिक़ सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तज्ज़िया कुमारों के मुताबिक इस नतीजे ने भारत में एक अहम सवाल को जन्म दिया है कि आया मुल्क की सबसे मजबूत सियासी जमात समझी जाने वाली बीजेपी को अपनी सियासी हिकमत अमली में तब्दीली करना पड़ेगी। अमरीकी रियासत इंडियाना में शदीद तूफान और सैलाब के बायस 4 साला बच्चे समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इंडियाना स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि जाँ बहक अफराद में 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। डेलावेयर काउंटी में 2 जबकि जेनिंग्स, लेक पोर्टर और लापोर्ट काउंटीज में एक हलाकत की रिपोर्ट मिली है। शदीद तूफानों के बायस इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो और केंटकी में एक वक्त में तकरीबन 10 लाख सारिफीन बिजली से महरूम हो गए हैं। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 51 हो गई है, जबकि तकरीबन 5,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक मशरक़ी नौसा तंगारा में आने वाले ज़लज़ले से सड़कें मुतासिर हुई हैं और कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। हुक्काम के मुताबिक 113 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ज़लज़ले के बाद तकरीबन 341 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। खेलों की खबरें। पाकिस्तान के तजर्बाकार टेनिस खिलाड़ी एहसामुल हक और उनकी साथी नैना हरमन ने फाइनल में पुर्तगाल की टॉप सीड जोड़ी फ्रेड गिल और रेटा फेरेटस को 6-4 और 6-3 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। ताहम मेंस डबल्स के फाइनल में एहसामुल हक और अकील खान को फ्रांस के जैक्स क्ले और जॉन बैप्टिस्ट रेनाल्ड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 4 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में होने वाला स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में सना बहादुर ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की राशिल ग्रीना को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मेलबर्न में मुनक़िदा इस इवेंट की मजमूई इनामी रकम 3,000 ऑस्ट्रेलवी डॉलर थी। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और आरा का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।